हाय फेप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा एक बात मुझे बोलनी थी कि मुझे अपने चैनल के रिलेटेड आप लोगों से कुछ बोलना है, कुछ पूछना है। बात थोड़ी लंबी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे पूछूँ, इसलिए मैं आप लोगों का सजेशन चाहती हूँ कि क्या मैं उसके लिए एक पोस्ट डालूँ कम्युनिटी टैब पे, या फिर लाइव आके आप लोगों को बताऊँ, या फिर Q&A सेशन में आप लोगों को बताऊँ, या फिर कोई सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँ। तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे उस चीज़ को आप लोगों को कैसे बताना चाहिए। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी ने कोल्ड पाउंड में फाइनली अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दोनों ही अभी एक दूसरे के आर्म्स पे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद लानवांग जी को रियलाइज़ होता है कि विंग ठंडे पानी में है, अभी अभी बहुत बड़े खतरे से बाहर निकल के आया है। तो वो अचानक से विंग को अपने आप से दूर करता है और उसके बाद उसके आंखों में आंखें डालते हुए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में उससे पूछता है कि वो यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहा है। तो विंग उसे नोटी सी, मतलब एक बंदा स्ट्रिक्टली उससे पूछ रहा है तो वो नोटी वे में उसको आंसर करते हुए बोलता है, मैं तो बस अपने हस्बैंड को समझाने आया था कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जो तुमने किया वो तुम्हारा राइट था। विंग ने जो सेंटेंस अभी बोला था उसकी वजह से लानवांग जी फिर से थोड़ा बहुत ब्लश करने लगा था, जो कि विंग ने बहुत आसानी से नोटिस कर लिया था। विंग ने लानवांग जी को टीज करते हुए उसे थोड़ा और उल्टी सीधी बातें यानी नॉटी थिंग्स बोलना स्टार्ट किया। तो लानवांग जी ने बात को यहीं पे रोकते हुए उसको अपने आर्म्स में लिया, यानी कि एक ब्राइडल स्टाइल में उसको उठाया और उस ठंडे पानी के तालाब से बाहर निकलना स्टार्ट किया। और कुछ ही देर के बाद विंग और लानवांग जी दोनों ही अपने कमरे में जा पहुंचे थे। लानवांग जी ने विंग को उसके बेड में शिफ्ट करते हुए उसको वार्न किया कि अब वो उस बेड से नहीं उठ सकता है, लेकिन विंग को पता था कि उसको उठना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं उठा तो इस वक्त तालिबान कौन बनाएगा। जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स उसने सेट किए हैं पूरे लैंड सेक्ट के अराउंड ऑफ, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि अभी उसकी ये स्थिति नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ करना चाहता था। लेकिन उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी और वो था लानवांग जी, क्योंकि इस वक्त लानवांग जी के फेस पे कहीं से कहीं तक ये भाव नहीं दिख रहे थे कि वो थोड़ा बहुत मान जाएगा या फिर विंग के झांसे में आ जाएगा। लेकिन हाँ, विंग फिर भी कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने थोड़ा सा नर्वस से स्माइल हंसते हुए लानवांग जी को मनाने की कोशिश की कि वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, थोड़ा सा ही करेगा, लेकिन प्लीज़ उसको करने दें। अगर उसने अभी नहीं किया तो शायद सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो लानवांग जी ने विंग को डायरेक्टली वार्न किया कि सिचुएशन भले ही बद से बदतर हो जाए, लेकिन अब उसको उसके हेल्थ के साथ खेलने की इजाज़त मैं नहीं देता। अगर तुम चाहते हो कि ये कल्टिवेशन वर्ड ठीक ठाक रहे तो तुम सबसे पहले खुद को ठीक रखो। अगर तुम खुद को ढंग से नहीं रख सकते, अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कल्टिवेशन वर्ड का ध्यान रखोगे। जिन लोगों के लिए आज तुम ये सब कुछ कर रहे हो, बाय एनी चांस कल के दिन उन्हें पता चलता है कि इस सब में तुमने डिमोनिक कल्टिवेशन यूज़ किया है, तो क्या वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? वो इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रहे होंगे। इसलिए अपने शरीर के साथ मत खेलो, अपने हेल्थ के साथ मत खेलो। जो तुम्हें कहा जा रहा है वो करो। और रही बात इस कल्टिवेशन वर्ड को कौन बचाएगा या इस पर कौन ध्यान देगा, तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ नहीं खेल सकता। लानवांग जी ने बहुत स्ट्रिक्टली विंग को ये बता दिया और विंग ने भी अब हार मानते हुए लानवांग जी को प्रॉमिस किया कि वो जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाएगा वो तब तक कुछ नहीं करेगा। क्योंकि इस वक्त लानवांग जी को गुस्सा दिलाना कहीं ना कहीं विंग को भी ये महसूस करा रहा था कि वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अभी अभी तो चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक हुई हैं, अब उसमें अचानक से वो फिर से गड़बड़ करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है चीज़ें इनके बीच में भी अब नॉर्मल हो जाएं। इसलिए फ़िलहाल के लिए उसने मान तो लिया था, लेकिन वो विंग है, इतनी आसानी से कही हुई चीज़ को कर दे, आई मीन प्रोमिसेस टाइप के, हाँ मैं ये नहीं करूँगा, या फिर मतलब थोड़ा बहुत ज़िद्दी बना तो उसके अंदर भी है ही। नॉटी थिंग्स वो करता ही है और साथ ही साथ छुप छुप के अपनी मर्जी भी उसने 1000 बार चलाई है, तो यहाँ पे भी शायद वो कर ही ले।
यहाँ पर से एक लंबा टाइम निकल चुका था, लगभग 3 महीने का। इस 3 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ। विंग ने अपने हेल्थ के इश्यूज़ के बावजूद भी छुप छुप के अपना काम जारी रखा और उसके बाद उसने सभी जगह अपने तालिबान मतलब भेज दिए थे जिन जिनको ज़रूरत थी, और साथ ही साथ लेंस एक्ट के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा बैरियर सेट कर लिए थे, क्योंकि लेंस एक्ट में ही अभी सबसे ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी जो थी ना वो प्रवेश कर रही थी, एंट्री कर रही थी। तो कौन सी बात थी, वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा होना लाजमी थी और विंग ने यही सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की थी। हालांकि लान वांग जी को बहुत टाइम तक इसका कुछ भी पता नहीं चला था, और जब चला था तो उसने विंग को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि अगर उसने अब ये सब कुछ किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, और साथ ही साथ वो जो सोच रहा है कि मैं उसका साथ दूंगा तो इस चीज़ को वो एकदम भूल जाए, क्योंकि वो भी उसका साथ देना बंद कर देगा। इन 3 महीनों में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे 3 जो टुकड़े थे ना यिन लोहे के, वो भी मिल चुके थे, और उन्हें लेंस एक्ट के कोल्ड पाउंड के नीचे जो गुफा थी, वो बर्फ़ से भी ठंडी जगह जो वहाँ पे थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे कैद कर दिया गया था। लेकिन अभी भी चौथा टुकड़ा नहीं मिला था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक लोग ये भी जानते थे कि जहाँ पे 3 टुकड़े उन्होंने नष्ट कर दिए हैं, उन्हें काबू कर लिया है, तो वहाँ पे एक टुकड़े की क्या ही औकात रह जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी एक टेंशन बना हुआ था कि कहीं वो एक टुकड़ा किसी और के हाथ ना लग जाए, कोई उसका दुरुपयोग ना करे, कोई उसको गलत चीज़ों में उपयोग ना कर ले, या फिर वो खुद अपनी रिसेंटफुल एनर्जी चारों तरफ फैलाना स्टार्ट ना कर दे। इसलिए कुछ लोग अभी भी उसको ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि 3 दिशाओं में तो मिल चुका था, तो सिर्फ एक ही दिशा बची हुई थी और उस दिशा में ही उसको ढूंढा जा रहा था। यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था फ़िलहाल के लिए। विंग और लान वांग जी, इन दोनों की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होने लगी थी। लान वांग जी हल्का फुल्का रोमांटिक सा होने लगा था, और साथ ही साथ उसने ये भी महसूस किया था कि कहीं ना कहीं वो विंग को मतलब खुश करे। विंग के लिए जो थोड़ी बहुत रूल्स तोड़ना, नोटी थिंग्स करना, कभी कभार विंग को सडनली किस कर लेना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लान वांग जी कभी कर नहीं सकता था, लेकिन विंग के लिए वो कर रहा था। यही कहूँ कि खुद को वो चेंज कर रहा था। विंग और वांग जी दोनों के ही क्लासेस भी एक साथ होती थी और एक साथ वो पूरा दिन बिताते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को कभी ये लगा ही नहीं कि उन लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया है ना, वो उन लोगों ने के लिए काफ़ी है। काफ़ी टाइम विंग ने लान वांग जी को मतलब ऐसा बना दिया था ना कि कभी कभार वो रूल्स तोड़ के नाइट आउटिंग पे चले जाते थे, बिना किसी को बताए। नाइट हंट पे नहीं, नाइट आउटिंग पे, मतलब घूमने। और कभी कभार उसको भी स्पाइसी खाना खिला देना, जो कि वो किया करता था विंग के लिए। हालांकि वो उसको इतनी आसानी से खा नहीं पाता था, खाते हुए उसके आंखों से आंसू आ जाते थे, लेकिन एक पल के लिए वो विंग के लिए कर भी लेता था। यहाँ पे विंग लान वांग जी पे आए इस बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसा नहीं था कि बदलाव सिर्फ लान वांग जी में ही आए थे, यहाँ पे बदलाव विंग में भी दिखाई देने लगे थे। विंग भी बहुत ज़्यादा बदल चुका था। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी हरकतें सुधार ली थी, लेकिन हाँ, उसे ये महसूस होने लगा था कि उसको क्या चीज़ किस जगह पे करनी चाहिए। आई मीन बहुत सारी जगह थी जहाँ पे वो बहुत सोच समझ के बोला करता था। एक लेंस एक्ट का मेंबर होने के नाते उसने हर एक रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया था। उसने खुद लेंस एक्ट में लैन वांग जी उसके लिए स्पाइसी ऑयल जो लाया था, चिली ऑयल, उसको भी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसका कहना ये था कि अगर यहाँ पे वो खाएगा तो बाकी लोगों के लिए क्या होगा। और वैसे भी वो एक ऐसा मेंबर है इस सेक्ट का जिसे कि मेन मेंबर भी कहा जा सकता है, और अगर वो खुद ही रूल्स को ब्रेक करेगा तो बाकी लोगों को क्या ही शिक्षा देगा। ऐसा नहीं था कि लैन वांग जी विंग को इस लेंस एक्ट के सारे रूल्स पसंद आने लगे थे, लेकिन हाँ, फिर भी उसने उनकी पूरी रिस्पेक्ट की और उसे अपनाने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ये सारे ये जो रूल्स थे ना, वो सिर्फ लेंस एक्ट के अंदर ही निभाया करता था। उससे बाहर जाके वो तो भूल ही जाता था कि वो लेंस एक्ट का मेंबर है। गलती से भी कभी वो लोग अगर सही टाइम पहुंच गए ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विंग स्पाइसी खाना ना खाए, ड्रिंक ना करे,
उछल उछल के इधर उधर ना कूदे, दुनिया जवान की हरकतें ना करे। लेकिन हाँ, लेंस एक्ट में उसकी ये जो उछल कूद मचाने वाली, नॉटी थिंग्स करने वाली, मतलब शैतानियाँ करने वाली जो चीज़ें थी ना, काफ़ी कम हो चुकी थी। लेकिन हाँ, अभी भी वो जो स्टूडेंट है ना नए नए, उनको काफ़ी कुछ सिखाया करता था। कभी कभार उनको बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी सिखाया करता था। और यहाँ पे इस चीज़ से किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग ये भी समझने लगे थे कि कभी कभी चीज़ें इस तरीके से भी होनी चाहिए। कभी कभी लाइफ में कुछ फन होना चाहिए, या फिर ये कहो, ये भी एक ज़िंदगी जीने का ही तरीका है। अगर इस तरीके से भी ज़िंदगी को जिया जाए ना, तो काफ़ी आप स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हो। इसलिए काफ़ी हद तक विंग की चीज़ों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि विंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती थी, या फिर तुम क्लास मिस कर दो और किसी का लेक्चर मिस कर दो, कभी प्रैक्टिस चल रही है तो उसको छोड़ दो, या फिर टीचर्स को परेशान करो, या फिर बाकी स्टूडेंट को लेके अपने साथ कहीं भी निकल जाओ। ये सारी चीज़ें भले ही विंग सिखाना भी चाहे तो भी लेंस एक्ट के मेंबर स्टूडेंट्स सीखते नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे चेंज होने लगी थी। और सबसे ज़्यादा चेंजेस लेंस चेन और जैन चेंग के बीच में आए थे। जैन चेंग काफ़ी बार लेंस एक्ट आया करता था, और काफ़ी बार छिप छिपा के लेंस चेन भी जैन सेक्ट जाया करते थे। हालांकि कभी उनके घर नहीं जाया करते थे, बाहर बाहर से ही उन दोनों की काफ़ी मीटिंग्स होती थी। और साथ ही साथ उन दोनों ने ही बटरफ्लाइज मैसेजेस के थ्रू बात करना भी स्टार्ट किया था, जो कि जैन चेंग को जेओजुन ने सिखाया था। जेओजुन ने अपने ही सेक्ट का ये एक गुप्त तरीका होता है, जो कि सिर्फ लेंस एक्ट को ही पता होता है, लेंस एक्ट के मेंबर्स को ही पता होता है। यहाँ पे उन्होंने जैन चेंग को भी ये सिखा दिया था, ताकि कभी कभार वो लोग बात कर सके। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल व्हाट्सअप मैसेज की तरह चल रहा है, इधर से भी उधर से भी। वो कभी कभार ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रही थी, लेकिन हर एक चीज़ नॉर्मल चलते जाए तो लाइफ में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। लेकिन इंटरेस्ट लाएंगे अब वैन सेक्ट वाले। वैन सेक्ट जो कि अभी तक व्यस्त था इस यिन लोहे के चलते, अब वो लोग भी काफ़ी पीसफुल लाइफ जी रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात आ गई अब वैन शू की, जो कि पहले ही बता दिया गया है कि वो जैन चेंग को पसंद करता है। जैन चेंग, उसने पहले ही जैन चेंग से बोला था कि अगर वो अपने फादर से बात करे और उसके फादर मान गए तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा। और जैन चेंग ने जैसा कहा था कि अगर मतलब जैसे बातों को आगे बढ़ाया जाता है वैसे ही चीज़ों को किया जाए तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी तो। यहाँ पे वैन शू ने अपने फादर वैन रोहान से बात कर ली थी, और वैन रोहान इस बात पे काफ़ी खुश भी थे कि उसके बेटे ने जिस इंसान को चूज़ किया है ना, वो कोई और नहीं, खुद जियांग्स का होने वाला भविष्य है। और यहाँ पे उससे वेंसू का भविष्य भी काफ़ी मतलब स्ट्रांग लग रहा था, क्योंकि अपना तो उसका खुद का है ही, लेकिन उसको किसी और का भी मिल जाएगा। यहाँ पे जैन चेंग एक ऐसा शख्स है जो कि कल के दिन आने वाले जियांग सेक्ट को अकेले संभालेगा। और इसमें अगर वेंशु उससे शादी कर लेता है तो ऑफकोर्स ये बात है, कहीं ना कहीं जियांग सेक्ट उसके अंडर होगा, यानी कि वेंसु ही होगा जो कि जियांग सेक्ट पे रूल कर रहा होगा। इसलिए बिना सोचे समझे ही वैन रोहान ने इस बात पे एग्री किया कि वो जल्दी से जल्दी जियांग्स के घर जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वो जल्दी से जल्दी इतने जल्दी हो जाएगा ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आज सुबह सुबह वैन सेक्ट के कुछ मेंबर्स, वैन रोहान, वैन चाओ, वैन सू और कुछ स्पेशल डिसिबल्स इस वक्त जियांग सेक्ट के मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, और वहाँ पे बैठ के वो आराम से सिर्फ चाय पी रहे थे। अभी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जियांग सेक्ट के मेंबर्स यानी कि मैडम यू और जेन फेंगमियान दोनों ही सस्पेक्ट थे कि अचानक से इनके यहाँ पे आने का क्या मतलब है, क्या कोई बात है, क्या कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि कोई आपके घर में सडनली आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है आपको उस बात पे डाउट होगा ही होगा। यहाँ पे सेम जियांग सेक्ट के साथ हो रहा था, जो कि इस वक्त सारे के सारे लोग मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, और बस जो वैन सेक्ट वाले चाय पी रहे थे ना उनको देखे जा रहे थे। चाय पी लेने के बाद जब
वो लोग फ्री हो चुके थे तो तब जाके जैन फेंगमियन ने वैन रोहान से पूछा कि अचानक यहाँ आने का कोई आवश्यक कारण है। तो वैन रोहान ने यहाँ पे अपने बेटे की तरफ यानी कि वैन शू की तरफ देखते हुए उसके बाद एक प्राउड स्माइल के साथ जैन फेंगमियन को आंसर किया कि हाँ, यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सेक्ट हैं वो अब सिर्फ सेक्ट रिलेटेड कामों से ही नहीं बल्कि कुछ स्पेशल रिश्ते से जुड़ जाए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भले ही किसी के समझ में आए या ना आए, लेकिन जैन चैंग के समझ में आ रही थी क्योंकि उसे याद आ चुका था कि उसने 3 महीने पहले जेओजुन को चिढ़ाने के लिए, उन्हें जेलस फील कराने के लिए यहाँ पे वेंसू से थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी और साथ ही साथ उसे प्रॉमिस भी कर लिया था कि अगर वो एज पर प्रोसेस चल के उसके लिए रिश्ता भिजवाते हैं तो वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। ये सारी चीज़ें उसको जैसे ही याद आती हैं तो वो अपने मन में ही बस खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि शिट, उसने ये सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें आगे चल के उसके ऊपर ही आके गिर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अब उसके पास कोई स्पेशल चॉइस नहीं थी या फिर ये कहो कि कोई स्पेशल रास्ता नहीं था। वो बस इस वक्त जो तमाशा चल रहा था ना उसको देख सकता था, इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे बैठे रहा जैसे कि यहाँ पे जो हो रहा है, जो चल रहा है उसका उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वेंसू जो था वो जैन चैंग को देख के बहुत स्वीट से स्माइल हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एकदम श्योर है कि आज मतलब ये रिश्ता तो पक्का होके ही रहेगा। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस लेके घूम रहे थे, बैठे हुए थे। तभी सभी की कंफ्यूजन को दूर करते हुए और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे सभी को बताया कि वेंशु जो है उनके बेटे जैन चैंग को पसंद करता है और यहाँ तक कि उसने ये भी डिसाइड किया है कि अगर जैन चैंग उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है तो वह यहीं इसी सेक्ट यानी कि जैन सेक्ट में ही रहने के लिए भी तैयार है। मतलब कि उसे जैन चैंग को अपने सेक्ट को छोड़ के किसी और सेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे एक घर जवाई बन के रह सकता है क्योंकि वो जैन चैंग से बहुत प्यार करता है, सिर्फ उसको अपनी लाइफ में चाहता है। हालांकि जैन चैंग ने सेम चीज़ उसको बोली थी कि अगर एज पर प्रोसेस वो यहाँ पे आता है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अभी अभी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कितना गलत बोल दिया था। अगर उसने उस वक्त सिर्फ लैन सिचेन को जेलस फील कराने के लिए ये सब कुछ नहीं भूला होता तो शायद वो आज इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं होता। क्योंकि फ़िलहाल के लिए जैन चैंग और लैन सिचेन दोनों ने ही अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं की है कि वो क्या करेंगे आगे। और इस वक्त अचानक से ऐसा प्रपोजल आ जाना जहाँ पे सामने से लड़का ये बोल रहा है कि उसे अपने स्पाउस को अपने सेक्ट लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अगर चाहे तो वो यहाँ पे रह सकता है। और ऐसे रिश्ते को शायद ही उसके पेरेंट्स मना करेंगे। और वैसे भी वैन सेक्ट काफ़ी नामी सेक्ट है, मतलब देखा जाए तो 4 बड़े कबीलों में से एक कबीला है। तो यहाँ पे रिश्ता जोड़ने में 4 नहीं 5 बड़े कबीलों में से एक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिश्ता जोड़ने में और भी उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत जिसको हो रही है वो है जैन चैंग। और इस वक्त वो वहाँ पे बैठ के बस यही सोच रहा था कि बस उसके पेरेंट्स इस बार उस रिश्ते के लिए मना कर दें, एक बार उसको बोल दें कि नहीं वो इस वक्त इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं तो शायद चीज़ें सुधर जाए। लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स शायद ही ऐसा कहेंगे, क्योंकि यार इतना अच्छा रिश्ता कौन ठुकरा देगा। लेकिन हो सकता है ठुकरा भी दे, लेकिन क्या वो लोग ठुकराएंगे? खैर ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।